गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़ एनालिसिस। एंड सबसे पहली धमाकेदार न्यूज़ है ये। आई थिंक सब लोग इससे बहुत खुश होने वाले हैं। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो इंडिया में 99% लोग करते हैं इस वक्त, जियो ने फिर से एक प्राइस वॉर शुरू कर दी है। अब ये बैड न्यूज़ है इन्वेस्टर्स के लिए जो टेलीकॉम कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं ऑफ कोर्स, और इसके कंपेटिटर्स के लिए जैसे एयरटेल और वोडाफोन। तो जियो ने एक डिस्ट्रप्टिव कॉल लिया है फिर से। जो ब्रॉडबैंड स्पेस है, वाईफाई आप यूज़ करते हैं जियो फाइबर, उसमें जो इनका मिनिमम रिचार्ज था ये था 399 रुपये का। जीएसटी के साथ आई थिंक ये 450 से ऊपर का पड़ जाता था, 460-70 रुपये 30 MBPS वाला प्लान। अब ये सिर्फ 198 पर मंथ में मिलेगा। एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिस्ट्रप्टिव। एंड ये शायद वीडियो देखने के बाद कई लोग जिनके पास जियो का कनेक्शन नहीं होगा वो तुरंत से दौड़ कर जाएंगे, कॉल करेंगे और जियो कनेक्शन के लिए पूछेंगे। बिकॉज अगर आप एयरटेल और दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं तो ये आधे से भी कम है कई कंपनी से। जियो चाहता है कि वो होम ब्रॉडबैंड मार्केट को ही एक्सपैंड करे। अब ये मार्केट ही छोटा है, वाईफाई ज़्यादा लोगों के घर में है नहीं, तो ये चाहता है कि अभी जो 27.5 मिलियन लोग जो है यही तक लिमिटेड है ब्रॉडबैंड मार्केट। 27.5 मिलियन मतलब आप कह सकते हैं 2.75 करोड़ लोग। एंड इसमें से फाइबर ब्रॉडबैंड सिर्फ 15 मिलियन के पास है। सिर्फ 1.5 करोड़ लोग इंडिया में अभी फाइबर ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं जो जियो और एयरटेल प्रोवाइड करते हैं। अब जो एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि जियो वही रेप्लिकेट करना चाहता है जो उसने 4G के साथ किया। 4G में आपको पहले 1 साल तो फ्री दिया, उसके बाद इतना सस्ता प्लान दिया। इंडिया में आज नंबर 1 4G कैरियर है, सबसे ज़्यादा कस्टमर्स है जियो के पास। एंड वही वो ब्रॉडबैंड स्पेस में रेप्लिकेट करना चाहता है। अगर आप देखें एक बहुत अच्छा फिगर है यहाँ पे, अगर आप सिग्नल स्ट्रेंथ देखें और पेनिट्रेशन देखें फिक्स ब्रॉडबैंड का परसेंटेज में, तो इंडिया यहाँ पे 9 है, इंडोनेशिया 18, फिलीपींस 36। और देखिए ये कैसे जैसे जैसे ये डेवलप कंट्रीज आ रही हैं ये बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया भी काफ़ी लो है ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन में। ज़्यादातर लोग इस वक्त फ़ोन में ही इंटरनेट यूज़ करते हैं इंडिया में, ब्रॉडबैंड नहीं यूज़ कर पाते। थोड़ा अफोर्डेबिलिटी इशू है, कनेक्शन में भी एक बार में चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, 2000 रुपये 1500 रुपये ऐसे लगते हैं, और रिचार्ज भी 500 के करीब मिनिमम लग जाता है पर मंथ। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। तो जियो ने कहा कि हम पूरे मार्केट को ही एक्सपैंड कर देंगे। जो 27 मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं हम चाहते हैं 270 करें या उससे भी ज़्यादा करें। अब इससे बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है, अगर आप देखेंगे अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में टेलीकॉम कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही। अभी जो भारतीय एयरटेल है इनके CEO का भी एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा था कि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है अभी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में, इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, कैपिटल इंटेंसिव है और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है जो टेलीकॉम कुछ कंपनीज़ है वो। तो ये बाकी कंपनीज़ के लिए बहुत बैड न्यूज़ हो सकता है। और अगर आप इन्वेस्टेड है टेलीकॉम में तो अब सोच लीजिए आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। आपको इन्वेस्टमेंट्स आई थिंक दोबारा रीथिंक करने पड़ेंगे इस तरीके से अगर एक और प्राइस वॉर शुरू होता है। तो आते हैं दूसरे न्यूज़ के बारे में, ये है हमारे डिफेंस सेक्टर के बारे में। डिफेंस सेक्टर जो है देखिए, एक तो हर एक कॉमन सिटीजन को इससे फ़र्क पड़ता है और पड़ना चाहिए। एंड इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि डिफेंस कंपनीज ने पिछले 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है स्टॉक मार्केट में, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा न्यूज़ है। अभी 37th रिपोर्ट आई है, इसमें ये रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो डिफेंस बजट था इस साल का, इसमें पहली बार पिछले 5 साल में ऐसा हुआ है कि पूरा एलोकेशन मिला है। आर्मी, नेवी जितना और एयरफोर्स ने जितना फंड मांगा था, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम पूरा देने को तैयार हैं। तो ऐसा होता है प्रोसेस कि जो भी ये आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये अपना एक्सपेक्टेड एलोकेशन देती हैं गवर्नमेंट को कि हमें इतना खर्चा करना है, हमारा एक्सपेक्टेड खर्चा इतना है, और गवर्नमेंट इसके हिसाब से फिर इन्हें फंड करती है। अब पिछले 5 साल में ऐसा हो रहा था, आप देखेंगे कि बहुत कम फंड मिल पा रहा था इन्हें गवर्नमेंट से। जैसे अगर इन्होंने 100 करोड़ मांगे हैं तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है ये लो 55 करोड़, 60 करोड़, इस तरीके से चल रहा था ये। और पिछले 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि 100% एलोकेशन मिल गया। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि इस बार आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अच्छी तरीके से पैसे जो है वो लगा पाएंगे, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने में खर्च कर पाएंगे। इससे जो डिफेंस कंपनीज़ हैं, स्पेशली इंडियन डिफेंस कंपनीज़, इनको भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है मेक इन इंडिया का और इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने का, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का। इस बजट में भी काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स आए थे। आप ये देख सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2018-19 में सिर्फ 52% एलोकेट किया था, जो
केपेक्स प्रोजेक्शन था डिफेंस का, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देती है प्रोजेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। और इसके बाद था 59%, 63%, 61%, 68%, और इस साल है 100%। सो दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़। इतना अच्छा एलोकेशन मिला है, तो ये एलोकेशन जो है, ये पैसा है, ये मार्केट में आएगा किसी तरीके से, कंपनीज के पास ही आएगा एक तरीके से, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती हैं, जो भी वेपन्स बनाती हैं या फिर एंसिलरी चीज़ें बनाती हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। और इससे ये भी पता लगता है कि गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है, गवर्नमेंट अभी भी उससे कमिटेड है, अभी भी उसके लिए बहुत सीरियस है कि वो किस तरीके से रीइन्विग्रेट करना चाहती है, हमारे तीनों फोर्सेस को डेवलप करना चाहती है और मॉडर्नाइज करना चाहती है। तो जैसे कि इस बार जो डिमांड थी 37,341 करोड़ था आर्मी के लिए, 52,804 करोड़ था नेवी के लिए, और 58,808 करोड़ एयरफोर्स के लिए। और विदाउट एनी डिडक्शंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये कर दिया है अप्रूव। तो ये थी ये न्यूज़ हमारे डिफेंस सेक्टर के बारे में। है अगला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, इकोनॉमिस्ट ने आरबीआई को कहा है कि इस बार जो रेट हाइक है, इंटरेस्ट रेट हाइक है, वो होना चाहिए 25 बेसिस पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सबके लिए, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने लोगों ने लोन लिया हुआ है या जो लोग लोन लेने का सोच रहे हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मंडे को मीटिंग हुई सीनियर ऑफिशियल्स की आरबीआई के, और इसमें काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट थे, और उन इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इस बार जो रीपर्चेज या रेपो रेट है, रेपो रेट वो रेट होता है जिससे आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, और बैंक्स फिर उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पर पब्लिक को लोन देते हैं। तो अगर ये बढ़ता है तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें भी रेट्स इंक्रीज करने पड़ते हैं, पब्लिक के ऊपर आता है जो इसका बर्डन होता है। ये 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने चाहिए। और अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी मीट है ये शुरू होने वाली है अप्रैल 3 को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिलीज़ करेगी अपना स्टेटमेंट 6 अप्रैल को, जिसमें रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट है ये वो डिसाइड करेगी एंड अनाउंस करेगी। एंड इस वक्त दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें टर्मिनल चल रहे हैं। यूएस में आप देखेंगे बैंक्स कितने कोलैप्स कर रहे हैं। अभी क्रेडिट सूस के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो स्विट्जरलैंड की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है। इसके अलावा यूरोप की जो सबसे बड़ी बैंक है डॉइश बैंक, इसके बारे में भी न्यूज़ आ रही थी, इसके क्रेडिट स्वैप्स कितने प्रीमियम पे ट्रेड होना शुरू हो गए थे। ऑल्दो बाद में एनालिस्ट ने कहा कि ये बहुत ही स्ट्रांग है, इवन यूएस के भी कुछ रीजनल बैंक से स्ट्रांग है। बट इस तरीके का पैनिक अभी चल रहा है मार्केट में कि अगर किसी स्ट्रांग बैंक के बारे में भी कोई कुछ नेगेटिव कह दे तो लोग उसे मान लेते हैं। इस तरीके का माहौल बन चुका है। तो इस वक्त इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इंडिया में अभी भी इश्यूज़ हैं जो इन्फ्लेशन को लेके हैं, हमें उसे अभी भी और ज़्यादा टाइट करना है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन को देखते हुए और जो ग्लोबल माहौल है पूरी दुनिया में उसे देखते हुए अभी रेट हाइक है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। इस वक्त 6.5% चल रहा है रेपो रेट, और ये 25 बेसिस पॉइंट बढ़ना चाहिए, जिसे कहते हैं 0.2%। इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। अब दो चीज़ें हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, QT/QE। क्वांटिटेटिव ईजिंग तब होगा जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करने लगेगी ताकि लोन सस्ते हो जाए, इकोनॉमी और एक्सपैंड करे, कंपनीज और ज़्यादा लोन ले, ये होता है ईजिंग, ईज हो गया। और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, जब टाइट कर रहे हो, पैसे नहीं मिल रहे, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, लोग पैसे नहीं उठा पा रहे, खर्च कम कर रहे हैं। खर्च कम कर रहे हैं तो महंगाई भी कम हो रही है, क्योंकि जो डिमांड है वो कम हो रहा है, सप्लाई जो है बराबर है। तो ये बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इस तरीके से वर्क करता है क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। तो ये डेवलपमेंट्स आई हैं इस वक्त। आरबीआई मई 2022 से अभी तक 250 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा चुका है, मतलब 2.5% के करीब बढ़ा चुका है। इसका इन्फ्लेशन टारगेट है 4% का, 2% ऊपर नीचे का जो है इन्होंने बफर भी रखा है। अभी पास्ट कपल ऑफ वीक्स में यूएस के फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, और इसके बाद यूके का सेंट्रल बैंक है इसने बढ़ाया, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी। इसके अलावा जो स्विस का सेंट्रल बैंक है स्विट्जरलैंड का, इसने भी बढ़ाया है। तो जो वेरिएशन है 2% का, अभी तो हम उसके अंडर आ चुके थे 5.5% का, क्योंकि हमने जो इन्फ्लेशन है वो अचीव कर लिया था। बट आरबीआई और इकोनॉमिस्ट स्टिल कॉशियस है, और इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया है कि अभी भी हमें कॉशियस रहना चाहिए और न्यूट्रल स्टांस लेना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। अब इसमें वीडियो में आप चार्ट भी देख पा रहे होंगे रेपो रेट का, किस तरीके से अप्रैल 1, 2022 में 4% था सिर्फ, एंड आज 2.5% हो गया है। एंड अब एक्सपेक्टेशंस तो यही है, अगर इकोनॉमिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि ये फिर से 25 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है।
तो ये न्यूज़ जो है ये इसको आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी नहीं होने वाली, क्योंकि स्टॉक मार्केट के लिए गुड न्यूज़ ये होती है कि पैसा सस्ता हो जाए, मार्केट से पैसे उठाना। तो अगर लोन सस्ते होंगे तो इंडस्ट्रीज़ एक्सपेंशन बेटर करेंगी। इस वक्त जिन इंडस्ट्रीज़ ने लोन लिया होगा उनके लिए भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाता, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता। तो स्टॉक मार्केट यूजुअली इस न्यूज़ को पॉजिटिवली नहीं ले पाती। एंड जो होम लोन वाले लोग हैं या लेने चाहते हैं जो लोन अभी होम लोन्स, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है। इसके बाद एक इंटरनेशनल न्यूज़ है चाइना के बारे में। $250 बिलियन स्पेंड किया है चाइना ने नेशंस को बेल आउट करने के लिए। बेल्ट एंड रोड लोन्स थे ये। तो चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था एंड इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुई इंडिया में और इंटरनेशनली भी। वन बेल्ट वन रोड OBOR। एंड जैसे चाइना से भी होकर ये पाकिस्तान में जा रहा था, पाकिस्तान से होकर ईरान। तो पाकिस्तान का जो पार्ट था इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते थे। तो हुआ यह कि चाइना ने बड़े बड़े लोन्स दिए। अर्जेंटीना को इसमें सबसे ज़्यादा लोन मिला, $111.8 बिलियन। पाकिस्तान जैसी कंट्री को इन्होंने $48.5 बिलियन का लोन दिया। पता नहीं क्या सोच कर दिया। एंड आज आप हालत देख रहे हैं पाकिस्तान की, लोन चुकाने के लिए लोन ले रहे हैं, फिर उस लोन को चुकाने के लिए भी दोबारा लोन ले रहे हैं। तो भगवान जाने उनका क्या आइडिया था। एंड क्योंकि ये कोई बेवकूफ़ लोग नहीं है तो इसे एक डेट ट्रैप भी कहते हैं। जैसे चाइना करता है, वो आपको कहेगा कि अरे भाई कार लेनी है, BMW लेनी है, ले ले, मैं पैसे देता हूँ इंटरेस्ट पे। अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उसमें कंडीशन ये रखेगा कि अगर आप लोन रिपे नहीं कर पाए तो ये गाड़ी मेरी, ये घर मेरा। अब ये इंडिविजुअल के केस में नॉर्मल है, लेकिन अगर एक कंट्री के केस में ऐसा हो तो ये एक सिक्योरिटी इशू बन जाता है, एक स्ट्रेटेजिक इशू बन जाता है कि एक कंट्री में अगर कोई दूसरी कंट्री आके एक सिटी डेवलप कर दे अपने पैसे से और कहे कि अगर आप लोन रीपे ना कर पाए, डिफ़ॉल्ट करे, तो वो सारा सिटी हमारा। तो आप सोच रहे हैं इंडिया में अगर एक बड़ा सा पोर्ट या बड़े हाईवेज चाइना ओन करने लग जाए, क्योंकि हम लोन तो रीपे कर पाएंगे नहीं, चाइना को पहले से पता था, दे वांटेड कि हम ऐसा करें और वो एसेट वो एक्वायर कर ले। ऐसे ही श्रीलंका में हुआ। एंड इंडिया ने इस पर कुछ क्वेश्चंस भी उठाए थे, इसके अगेंस्ट कुछ स्टैंड भी लिया था अपना। बट आप देख सकते हैं श्रीलंका किस तरीके से चाइना के डेट ट्रैप में फंसा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, छोटी कंट्रीज, जो इसके डेट ट्रैप में फंस चुकी हैं। तो ये इनकी एक स्ट्रैटेजी है। एंड $250 बिलियन, तो चाइना एक तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कैचअप कर रहा है और वर्ल्ड बैंक से। इतना लोन देना छोटी कंट्रीज़ को कोई आम बात नहीं है। लोग यही इस पर ब्लेम करते हैं कि चाइना जो है ये सेल्फ इंटरेस्ट में कर रहा है, सेल्फिशली कर रहा है और इन कंट्रीज़ को फंसा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं इस केस में, क्योंकि पाकिस्तान में भी इस तरीके की चर्चाएं होती रहती है। बहुत लोग इसके अगेंस्ट भी थे, ऑल्दो वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती इसके अगेंस्ट ज़्यादा बोलना। लेकिन वहाँ भी अब जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था इसका काम पूरी तरीके से रुक चुका है एंड ये आगे नहीं बढ़ रहा, स्पेशली कोविड के बाद। एंड वहाँ अभी लोकली भी काफ़ी ज़्यादा टर्मियल है आर्मी और गवर्नमेंट के बीच में और अपोजिशन के बीच में। तो लेट्स सी इसमें आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, किस तरीके से आगे चाइना एक्ट करता है इसमें। और इसमें और भी छोटी कंट्रीज़ हैं, अगर आपने नाम सुना हो, ज़ाम्बिया, घाना, श्रीलंका के बारे में हमने आपको बताया। इस तरीके से ये ट्रैप कर रहा है छोटी छोटी कंट्रीज़ को, जिनके बारे में इसे पता है ये डेट जो है रीपे नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे लगता है आपको जाननी चाहिए थी, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें डेली इस तरीके की एनालिसिस सुनने के लिए और इंटरप्रिटेशन सुनने के लिए। एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड अगर आप कोई और न्यूज़पेपर या मैगज़ीन जो है वो चाहेंगे कि मैं आपको इंटरप्रेट करके बताऊं और एक्सप्लेन करूं। धन्यवाद।